बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 37 मुलाहिदा फरमाएं। हराम ज़ादा। मैंने खत पढ़कर उसे बेइख्तियार गाली दी। उसने अभी अय्यारी से काम लिया था। हवाला उस दिन का था, जिगर सिर्फ मसले का था और उसने अपने दस्तखत भी नहीं किए थे। खत टाइप किया हुआ था। साफ जाहिर था कि वो मुझे कोई ऐसी तहरीर नहीं देना चाहता था जिसे मैं किसी भी मरहले पर कानून की जंग में उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकूं। उसके बावजूद वो मुसालतन गुफ्तगू करना चाहता था, जिसका मतलब था वो मुझसे सौदेबाजी शायद उसे मालूम हो गया था कि लाश वाकई दोबारा पोस्टमार्टम के लिए निकाली जा रही है। मैंने इस खत को पुर्जा पुर्जा करके फेंक दिया, फिर उन पुर्जों को चुना और लिफाफे में डाल के हैरत ज़दा चौकीदार को वो लिफाफा थमा दिया। अब वो आए ना तो उससे कहना ये खत का जवाब और मेरी तरफ से इजाज़त है कि उसे बेइज्जत करके भगा दो। मोहसिन मुझसे पहले घर पहुंच चुका था। जितनी देर में गुस्ल खाने से मैं फारिग हुआ, उसने मुझे चौकीदार के घर जाके 10,000 रुपए देने की अफसोसनाक रुदात सुनाई। एक आदमी कितने का होता है? एक बार किसी साइंसदान ने हिसाब लगा के बताया था कि 2.5 रुपए का। इसमें जिस्म के फास्फोरस, कैल्शियम, फोलाद, दीगर मादनियात, अज़ा और चर्बी वगैरह सब की कीमत शामिल थी। फिर वो क्या चीज़ होती है जिसके लिए लोग वही आदमी मांगते हैं 2.5 रुपए का? इसके एवज 2.5 लाख 2.5 करोड़ कुछ कबूल नहीं करते। ना रुपए ना डॉलर पाउंड। मोहसिन को वो 10,000 रुपए देने के लिए झूठ बोलना पड़ा था कि ये मरहूम की अमानत थी जो उन्होंने इसी ख्याल से रखवाई थी कि बीवी बच्चों के काम आए। बैंक में इसलिए नहीं रखी थी कि वो सूद के कायल नहीं थे। मैं गुस्ल खाने में मोहसिन की आवाज़ सुनता रहा जो एक ख़ानदान की तबाही का नज़ारा करके लौटा था और बहुत उदास था। बाहर आके मैंने डिसिल्वा से मुलाकात की रोदात सुनाई और हम थोड़ा सा हंसे और इस हंसी पर हैरान भी हुए और शर्मिंदा भी। न जाने कितने दिन सोग और गम के गुजरे थे कि हम हंसना तक भूल गए थे और हंसने पर शर्मिंदा होते थे। जितनी देर में मोहसिन ने अपने प्राइवेट किचन में चाय बनाई, मैंने उसे चिराग दीन के चौकीदार से होने वाली गुफ्तगू का खुलासा सुना दिया और ये इतला दी कि चिराग दीन दूसरी शादी कर रहा है। मोहसिन ने उसे बेइख्तियार गाली दी। किस बदबख्त की शामत आई है ये तो मुझे मालूम नहीं, मैंने कहा, वरना मैं उस लड़की को बता देता कि नेक बख्त कोई और देख ले। चिराग दीन तो वो मुजरिम है जो कानून की आड़ लेकर बच गया, मगर मुझसे बचकर कहाँ जाएगा वो? ये ना हो कि सजा मिले चिराग दीन को और घर खराब हो उससे शादी। किसकी शादी की बात हो रही है? राबिया ने दरवाजे में नमूदार होकर कहा। कहाँ हो तुम दोनों सुबह से? मैं उसे देखता रह गया। कल की निस्बत आज उसकी हालत बहुत बेहतर थी, मगर उसके हुस्न में सोगवारी का तासर दिल पर असर करता था। जैसे 16वीं और 17वीं शब को तलू होने वाले माँ कामिल का बुझा बुझा चेहरा, जिसकी चांदनी बर्फबारी की रात में सुनसान पहाड़ों पर उतरे। हम आज मसरूफ रहे। मैंने संभल कर कहा, अभी अभी आए हैं, बैठो, तुम भी चाय पियो। वो एक पलंग पर बैठ गई। घर में सोएम के लिए मेहमान आए हुए हैं, उनसे नहीं मिलोगे? कल होगा ना सोएम, मोहसिन ने कहा। मेरा ख्याल है जान पहचान वाले महदूद लोगों को बुला लिया जाए। जान पहचान वाले ही लोग होंगे, वो बोली, मसलन ये जो अभी इस्लामाबाद से पहुंचे हैं। अम्मी और पापा? मोहसिन ने कहा। वो आ गए? और कौन आया है? मिस्टर और मिसेस शेरवानी आए हैं और फौजिया आई है, राबिया ने कहा। चाय का मग मेरे हाथ से गिर गया। राबिया ने सिर्फ एक नज़र मेरी तरफ देखा और मोहसिन से मुखातिब हुई। तुम्हारी ये छोटी बहन मुझे बड़ी प्यारी लगी, बड़ी मोहब्बत करने वाली। मोहसिन चौंका। हाँ, उसने मेरी तरफ देखा। मैं टूटे हुए मग के टुकड़े चुन रहा था। सिकंदर, मैं ज़रा मम्मी और पापा को सलाम कर रहा हूँ। मुझे जवाब का मौका दिए बगैर वो निकल गया। मुझे मालूम था वो इस सूरत-ए-हाल से फरार होना चाहता था। इस बात का भंवर सिर्फ मेरे गिर्द रह गया। खुदगर्ज मैंने दरवाजे की तरफ देखा। इस वक्त वो अगर मुझे अकेला ना छोड़ता तो क्या था? मैंने दूसरे मग को चाय से भरा। खामोशी गहरी और तवील हो गई। बर्फ की तरह अंदर बाहर जमती गई, शीशे की दीवारों की तरह उठती गई। एहतियात मुबादा गलत लफ्ज का पत्थरों के शीशे तोड़ दे, और शीशों का मसीहा कोई नहीं। जो टूट गया सो टूट गया। खामोशी फिर जबान बन गई। राबिया ने कहा, यूं चुप क्यों बैठे हो? कुछ तो कहो। मैंने कहा, मुझे बताओ मैं क्या करूं? इतराफ़े जुर्म के इकरार वफा। मोहब्बत क्या है? खज़ां की बाद में सुमूम जो उम्मीदों की फसल उजाड़ देती है, या खज़ां रसीदा तमन्नाओं के हर नखल को बहारे नो का संदेशा देने वाली हो? राबिया हंसी। क्या अजीब सवाल है। पूछ रहे हो कि मोहब्बत जहर है या अमृत? मैंने कहा, हाँ, यही पूछ रहा हूँ। बाकायमी होश व आवाज़ पूछ रहा हूँ। आधे सवाल का जवाब फौजिया है तो बाकी आधे का तुम। गलत ना तुम कहोगी ना वो बताएगी। आजमाइश तो मेरी है जो पुल सिरात के दरमियान है और नहीं देख सकता कि मेरे लिए जन्नत की तरह और जहन्नम किस तरफ। राबिया ने कहा, हर आदमी की अपनी जन्नत है और अपना जहन्नुम है। मैंने झिल्ला कर कहा, यह मुझे मालूम नहीं और यही ख्याल तो मुझे कुछ कहने नहीं देता। तुम कहती हो कुछ कहो। वक्त अगर एहसास का नाम है तो इसका एहसास ना मुझे था ना राबिया को। हम एक मुख्तसर से कमरे में बिछी हुई चारपाइयों पर आमने सामने बैठे रहे थे और अंधेरा चुपके चुपके हमारे गिर्द इसार कायम करता रहा था।
अचानक दरवाजे के फ्रेम में एक साया नमूदार हुआ जिसके खदोखाल जाने पहचाने थे। उसके सरापा की खुशबू उसके वजूद की तरह मुंजमद हो गई थी। वो पलट कर जाने वाली थी कि मैंने कहा फोजिया, और स्विच दबा के लाइट ऑन कर दी। फोजिया रुक गई। उसकी आंखों में ना कोई शिकायत थी ना सवाल था। आके जा रही हो? वो मुझे मालूम नहीं था, फोजिया ने कहा और संभल गई। मेरा मतलब है अंकल ने बताया था तुम यहाँ मिलोगे। राबिया ने खाली मग नीचे रखा। उसका चेहरा अपने जुर्म की तफसीर से दहकने लगा था। आओ फोजिया, मैं तो बस जा ही रही थी। मैंने भी अपना खाली मग नीचे रखा और कहा मैं भी बस आने ही वाला था फोजिया। राबिया यूं निकल गई जैसे वो गलती से किसी दूसरे के घर में दाखिल हो गई हो। वजाहत बेसुध थी। उजरे गुना बदतराज गुना। फोजिया ने हमें अंधेरे में एक दूसरे के सामने बैठे देख लिया था। उसने वो गुफ्तगू भी सुन ली थी जो हम दिल की जबान में कर रहे थे। फोजिया के दिल में भी जज्बात की लहरों को रिसीव करने का बड़ा हसास निज़ाम था जिसकी फ्रीक्वेंसी बदली नहीं थी। फोजिया वहीं सहन में खड़ी रही। वो बस इतनी देर हो गई, मैंने खिफत से कहा, और मालूम ही नहीं हुआ। मगर मुझे मालूम हो गया है। फोजिया ने दुपट्टे को उंगली पर बल देकर लपेटते और खोलते हुए कहा वाकई बहुत देर हो चुकी है। फोजिया, मैंने दर्द की टेज से तड़प कर कहा, और शर्मिंदा करने आई हो? नहीं सिकंदर, वो सर झुका के बोली। अब तो मैं अपने वजूद से भी शर्मिंदा हूँ। ऐसा मत कहो फोजिया, जिंदगी के दुखों के साथ जीना सीखो। आदमी खुद अपनी तकदीर का खालिक नहीं है। दुख के कंकर मारने वालों को भी तो माफ किया जा सकता है। वो इसी खोखले लहजे में बोली। संसार करने वालों से माफी नहीं मांगी जा सकती। गम का पहाड़ अगर इतना बड़ा हो कि आदमी उसके नीचे दबकर सांस भी ना ले सके तो जीने की आरजू से क्या होता है? तुम जो कुछ कहना चाहती हो साफ कहो, मैंने दिल के एक नामालूम खौफ को दबाकर कहा। साफ बात है सिकंदर कि मैं तुम्हारी बेवफाई का सदमा झील कर अकेली तो जी सकती थी, इस ख्याल से कि मैं ना सही तो तुम तो खुश हो, लेकिन मैं चिराग दीन से शादी नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी सिकंदर, मर जाऊंगी, तुम देख लेना। उसके सब्र का पैमाना छलक गया और वो दीवार पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। सदमे ने मुझे जलजले के पहले झटके की तरह मफलूई सा कर दिया था। चिराग दीन, मैंने झपट कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। हाँ चिराग दीन, उसने मेरा रिश्ता मांगा था। फोजिया ने अपना मुंह दोनों हाथों में छुपा लिया। और तुम्हारे मम्मी पापा, उन्होंने मंजूर कर लिया? मैंने उसे झुंझोड़ कर कहा। तुमने? फोजिया ने खुद छुड़ा लिया। तुम बोल रहे हो क्या कि मैं वो लड़की हूँ जिसकी निस्बत टूट चुकी है, ठुकराई हुई बेवकूफ चीज? लेकिन तुम्हारी मम्मी उस प्रोफेसर को मुझ पर तरजीह देती थी। तरजीह देने वालों का म्यार किस आसमानी सहीफे में है? वो तलखी से बोली। चिराग दीन सबसे बेहतर है क्योंकि वो ज्यादा दौलतमंद है। वो मेरी बड़ी बहन से बहुत मोहब्बत करता था, अब तक उसकी कब्र का मुजावर है। इससे ज्यादा मोहब्बत मुझसे कौन करेगा? मरियम बहुत खुश थी, मैं भी बहुत खुश रह सकती थी उस सरामजादे के साथ जिसने नमक हरामी की, गबन किया, मेरे बाप को लूटा, जिस थाली से खाता था उसी में छेद किया, और आज उसकी दौलत बाइसे फख्र है। मेरे गुस्से का आतिश फिशां यकलख्त फट गया। वो इज्जतदार है जिसने मेरे बाप की इज्जत को खाक में मिलाने, उसे तबाह करने और कत्ल करने वालों की क़यादत की, जिसने उस पर पहला वार किया। मरियम खुश थी, मुझे तो उसके दामन पर मरियम के खून के दाग भी नजर आते हैं। वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा फोजिया, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। तुम पागल हो रही हो सिकंदर, वो खौफ ज़दा हो गई थी। खुदा के लिए ऐसा बोलो। नहीं फोजिया, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ फोजिया कि जो कुछ मुझे करना है वो मैं ज़रूर करूँगा। मैंने कहा मुझे आजमाइश में मत डालना कि एक तरफ मेरे बाप के लहू का कर्ज हो और दूसरी तरफ तुम्हारे सुहाग की आबरू, और मैं फैसला ना कर पाऊँ। फैसला तो मैं कर चुकी हूँ और तुम्हें यही बताने आई थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं उससे शादी नहीं करूंगी, खुदकशी कर लूंगी। वो दौड़ती हुई अंधेरे में गुम हो गई। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरी हालत दीवानों जैसी हो रही थी। मेरी मुठियां बिंची हुई थी और दांत आपस में जुड़ गए थे। नफरत के जहर से मेरा बदन सुलग रहा था। यह खबर तो मुझे चिराग दीन के चौकीदार गुलाब खान ने ही दी थी। उस वक्त मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो जिस दूसरी शादी का जिक्र कर रहा है वो फोजिया से होने वाली है। नहीं गुलाब खान, तुम अगर कब्रिस्तान के चौकीदार नहीं रह सकते तो किसी दूसरे घर की दरबानी करो। तुम जिस मालकिन की खिदमत करना चाहते हो वो फोजिया नहीं हो सकती। जिन बच्चों के साथ खेलना चाहते हो, जिन बच्चों को खिलाना चाहते हो, वो चिराग दीन और फोजिया के बच्चे नहीं हो सकते। मैं तो समझ रहा था कि अभी उसकी बारी नहीं, लेकिन अब मुझे पहले से ही उससे निमटना होगा। उससे पाई पाई का हिसाब पहले लेना होगा जो उसने मेरे बाप की मेहनत की कमाई से चुराई और जिससे उसने इंसाफ खरीदा, इज्जत खरीदी, और मरियम के बाद अब फोजिया को खरीदना चाहता है। उस फैसले के बाद मैं पुरसुकून होने लगा। मैं ऐसा ऐसा दरवाजे की तरफ बढ़ा। सेहन से बाहर कदम रखते ही मैंने मोहसिन को देखा। वो दीवार से टेक लगाए खड़ा था और अंधेरे में स्याह पत्थर का बुत नजर आता था। मोहसिन, मैंने उसका कांधा हिला के कहा, तू कब से यहाँ खड़ा है? मोहसिन चौंका। मैं बहुत देर से, वो खोखले लहजे में बोला। तुम बातें कर रहे थे, मैं रुक गया। तो तूने वो सब सुन लिया होगा? मैंने कहा, जो कुछ फोजिया ने कहा। मोहसिन ने इकरार में सर हिलाया। सिकंदर, मेरी एक ही बहन है, इसकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी है और मैं जानता हूँ वो कितनी ज़िद्दी लड़की है। इसे ज़िद्दी मैंने बनाया है।
इसकी हर बात मान के, हर ख्वाहिश पूरी करके। इसने जो मांगा मैंने इसे दिया। अगर वो मेरी जान भी मांगती तो मैं इनकार ना करता, लेकिन अब वो मौत मांग रही है, हद से बढ़ गई है। फिक्र क्यों करता है मोहसिन? फौजिया मेरे लिए ना सही तेरे लिए जिंदा रहेगी। मैंने उसके शाने पर एतमाद के साथ एक हाथ रखा। हाँ सिकंदर, अगर वो बेबस और बेजबान है तो क्या? मैं तो बेबस नहीं हूँ। चल ला, मम्मी और पापा से मिल ले, उन्होंने ही मुझे भेजा था कि तुझे बुला लाऊं। मोहसिन ने कहा, तेरी सूरत से कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जब मैंने राबिया और फौजिया दोनों की मौजूदगी में अंकल शेरवानी और उनकी बेगम की खिदमत में हाजिर होकर आदाब अर्ज किया तो मेरी सूरत से वाकई कुछ पता नहीं चलता था। मेरी आवाज़, मेरा लहजा नॉर्मल थे और मैं बिल्कुल पुरसकून था। मिसेस शेरवानी बड़े गौर से मुझे और राबिया को देखती रहीं। राबिया के चेहरे पर उदासी के सिवा कोई तासर न था। मेरे जज्बात का अंदाजा करने की कोशिश भी रायगां गई। वो कुछ देर बाद उठ गई। अगर मौका होता तो वो खुद मुझे बताती कि उन्होंने फौजिया के सिलसिले में कितना दानिशमंदाना फैसला किया है कि अपनों को सिर्फ फौजिया की खुशी के लिए छोड़ दिया और चिराग दीन को कबूल कर लिया। मरियम की जुदाई के जख्म का बरम फौजिया को बना दिया और फौजिया का मुकद्दर भी संवार दिया। ताज़ीती वफद के एक रुकन की हैसियत से वो किसी और मौजू पर बयान नहीं दे सकती थी। तब मुझे यकीन था कि वापसी से कबल वो मुझे खुशखबरी मेरे मुंह पर जूता मारने की नीयत से ज़रूर सुनाएगी। खाने के बाद राबिया और फौजिया ने अपने अपने बेडरूम का रुख किया। मैं और मोहसिन रिजवी साहब और शेरवानी साहब निस शब तक इन तमाम मसाइल पर इज़हार ख्याल करते रहे जो मेरी वापसी से पैदा हुए थे। बहुत सी बातें शेरवानी साहब के लिए इंकिशाफ से कम न थी। वतन चौधरी दिलावर का किरदार, डिसिल्वा की हैसियत, खुसूसन MWD इंजीनियरिंग कम्प्लेक्स के नाम पर होने वाले नाजायज़ कारोबार की नोयत, बातें सारी रात में ख़त्म ना होती मगर मुझे सुबह अदालत में हाजिर होना था। मैंने रिजवी साहब से कहा कि मुझे एक दिन के लिए गाड़ी चाहिए अपने गवाहों को लाने ले जाने और वक्त पर हाजिर कर देने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है। वो सरकारी जीप में चले जाएंगे लेकिन कार को उनका शोफर ड्राइव नहीं करेगा। इस शर्त की वजह साफ जाहिर थी, कानून की निगाह में मैं एक मुजरिम था और अगर SSP का पुलिसमैन वर्दी वाला ड्राइवर मुझे लेकर फिरता तो रिजवी साहब की पोजीशन जो पहले ही खराब थी मजीद खराब हो जाती। उन्होंने मुझे जगह दे रखी थी और अब राबिया को भी ले आए थे जो मेरी वकील थी। किसी अखबार वाले के लिए जो उनको बदनाम करना चाहता था ये इतमा एक सनसनीखेज इंकिशाफ और दिलचस्प खबर का उन्वान बन सकता था। रिजवी साहब वदेदार, बासूल और जुरातमंद आदमी थे कि उन्होंने मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ पर रिश्तों की आबरू को कुर्बान नहीं किया था। उन्होंने जो कुछ किया था वो इससे मुतमईन थे और कोई गलत काम भी नहीं किया था, इसलिए मुखालफत या बदख्वाओं के खौफ से बेनियाज थे। अचानक मुझे टेलीफोन को टेप करने वाले तारों का ख्याल आया जो मैंने और मोहसिन ने दरियाफ्त किए थे। इस ख्याल से मेरा दिल डूबने लगा कि मुमकिन है हमारी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ उनके कानों ने सुन लिया हो जिनके बारे में हमने बेखौफी से इज़हार ख्याल करना शुरू कर दिया था। अंकल रिजवी, मैंने कहा, क्या आपको मालूम है कि आपका फ़ोन टेप हो रहा है? नहीं भाई, मालूम तो नहीं था मगर आज शाम मोहसिन ने बताया। वो बोले, मैं तो हैरान रह गया। इससे पहले मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ था कि मैंने खुफिया तौर पर हिदायत जारी की और वो गैर मुतलका लोगों तक पहुंच गई। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। उस दरख्त पर क्या था जिस पर तार जा रहा था? कोई ट्रांसमीटर? हाँ, बहुत चालाकी से सब कैमोफ्लेज किया गया था। वो बोले, ना तार नजर आते थे ना पत्तों में छुपा हुआ छोटा सा ट्रांसमीटर और ना उसका एरियल जो दरख्त की चोटी के करीब था। उसे ट्रांसमीटर की रेंज बहुत बढ़ गई होगी। 10 मील के दायरे में वो किसी भी रेडियो रिसीवर पर टेलीफोन के जरिए होने वाली सब गुफ्तगू सुन सकते थे। तुम देखोगे, सुबह मैं पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। उन्होंने एक शोकेस पर रखा हुआ छोटा सा पोर्टेबल ट्रांसमीटर दरमियान में रख दिया। उसका एरियल ट्रांसिस्टर रेडियो के एरियल की तरह था कि कैंचे से 1 मीटर से ज्यादा बाहर निकल आता था। ये यहाँ तो नहीं मिलता, शेरवानी साहब बोले, और इसका रखना भी सख्त जुर्म है। रिजवी साहब हंसे, तो भाई ये है भी किसी मुजरिम का, वो क्या चीज स्मगल करके नहीं ला सकते। शेरवानी साहब ने इश्तियाक का मुजाहरा किया तो रिजवी साहब ने उसे ऑपरेट करके दिखाया। तुम दूसरे कमरे में जाके सुनो, ट्रांसिस्टर रेडियो पर वो रखा रेडियो। मैंने मौके से फायदा उठाया और अंकल शेरवानी को ट्रांसिस्टर रेडियो के साथ राइटिंग टेबल वाले कमरे में ले गया। वहां मैंने ट्रांसिस्टर रेडियो को ट्यून किया। एक जगह अचानक रिजवी साहब के बोलने की आवाज आई, फिर मोहसिन हंसा। शेरवानी साहब बच्चों की तरह खुश हुए। बड़े काम की चीज है, वायरलेस फोन ऐसे ही काम करते होंगे, उन्होंने कहा और मैंने उनसे इत्तफाक किया। जब वो वापस ड्राइंग रूम की तरफ जा रहे थे तो मैंने इजाजत ली और बाहर जाने के लिए मुखालिफ समत के दरवाजे की तरफ बढ़ा। शेरवानी साहब के निकलते ही मैं पलटा और मैंने मेज की सबसे नीचे वाली दराज में से वो फोटोस्टेट कागजात निकाल लिए जिनकी कीमत गुलाम अली की जान देकर अदा की गई थी। अपने कमरे की तरफ आते हुए मुझे वो डायलॉग याद आ गए जो मैंने यकतरफा तौर पर बोले थे। गुलाम अली इस वक्त रसीवर रख चुका था जब रिजवी साहब को मुतमईन करने के लिए बोलता रहा था, अंकल कल ही चले जाओगे? एक आध दिन और तो ठहर जाते यार, गुंजाइश नहीं, फिर तो मजबूरी है। रात के सन्नाटे में ये अल्फाज बादगिश्त की तरह मेरे कानों में गूंजे और खौफ की एक सर्द लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में उतर गई। मेरा कहा सच हो गया था।
उसके पास वाकई एक दिन और इस दुनियाए आबो गुले में रुकने की गुंजाइश ना थी। अपने कमरे में आने के बाद मैं सोने के इरादे से लेट गया। गुज़िश्ता रात भी पलक झपकाए बगैर गुजरी थी और आज मुझे नींद की अशद ज़रूरत थी। शायद मैं कोशिश करता तो कुछ देर बाद फौजिया और राबिया के तस्वुर से और तमाम परेशान कुन ख्यालात से दामन छुड़ा के सो भी जाता। मैंने सिगरेट ही नहीं जलाई और लाइट ऑफ करके लेटते ही आंखें मूंद ली थी, मगर यकलखते ख्याल मुझे ऐसा आया कि नींद का ख्याल गायब हो गया। मैं उठ बैठा और बहुत देर तक सोचता रहा। तमाम दलाइल जो मेरे जहन ने दिए थे मेरे हक में थे, फिर मैं कायल कैसे ना होता। मैं दोबारा उस वक्त लेटा जब मुझे बाहर से मोहसिन के कदमों की आहट सुनाई थी। सिकंदर, मोहसिन ने अंदर आके कहा, सो गया क्या? मैं आंखें बंद किए पड़ा रहा। अब मैं चाहता था कि मोहसिन भी सो जाए। न जाने कितनी देर तक वो सिगरेट चलाए लेटा रहा। फिर मैंने उसे करवट बदल के सोते देखा और इंतजार करता रहा। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं उठा तो चारपाई चिरचिराई, लेकिन मोहसिन ने पलट कर नहीं देखा। मैंने सिगरेट का पैकेट बेद पर से नीचे गिराया। मोहसिन बेईसो हरकत पड़ा रहा। फिर मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन वो सोता रहा। मैं दबे पाँव उठा और आहट किए बगैर बाहर निकल गया। सर्वेंट क्वार्टर से कोठी तक बेइत्मीनान से चलता गया। मुझे देखने वाला कोई नहीं था। घर में मेज़बान और मेहमान सब सो चुके थे। मेरी तवक्को के मुताबिक वो दरवाज़ा खुला रह गया था जिससे मैं बाहर आया था। मैंने दरवाजे को आहिस्ता से धकेला। वो किसी आवाज़ के बगैर वाह हो गया। अंदर कॉरिडोर में ट्यूब लाइट चल रही थी और उसका मदम सा उजाला उस कमरे तक भी पहुंच रहा था। रोशनी रिजवी साहब के कमरे में भी थी और फौजिया के कमरे में भी, लेकिन बाहर से नजर नहीं आती थी। गालबन फौजिया जाग रही थी और रो रही थी। अचानक रिजवी साहब के कमरे का दरवाज़ा खुला और वलीबा से शबे ख्वाबी में बाहर आए। मैं कॉरिडोर से पलटा और फिर उसी कमरे में चला गया। रिजवी साहब ने मुझे नहीं देखा था क्योंकि बाथरूम मुखालिफ समत में था। तकरीबन 5 मिनट बाद वो लौटे और उनके कमरे की लाइट ऑफ हो गई। मैं इत्मीनान से ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। वो पोर्टेबल ट्रांसमीटर फिर वहीं रखा जहाँ उसको रिजवी साहब ने उठाया था। ट्रांसमीटर को प्लास्टिक शीट में या सेलोफैन में लपेटना जरूरी था। उसके लिए मैंने ड्राइंग टेबल पर पड़ी हुई शीट इस्तेमाल की जो ट्रांसमीटर से 100 गुना बड़ी तो होगी, लेकिन मेरे नुक्ते नज़र से फ़ायदा मंद थी। मैंने ट्रांसमीटर को उसमें अच्छी तरह लपेट लिया और बगल में दबा के ड्राइंग रूम के उस दरवाजे से बाहर आ गया जो बरामदे की जानिब खुलता था। ये डबल दरवाज़ा था, एक फलाई प्रूफ जाली वाला, दूसरा फ्लश डोर। फलाई प्रूफ दरवाजे अंदर की तरफ खुलते थे, चुनांचे उनकी चुटकी उमूमन नहीं लगाई जाती थी, लेकिन उन्हीं की वजह से बाहर के फ्लैश डोर की कुंडी का खुला रह जाना बाइदस इम्कान था। मुझे अपने नक्शे कदम का ख्याल आया। फिर मुझे इस बात का इत्मीनान हासिल हुआ कि रिजवी साहब सुबह उठते ही ड्राइंग रूम में नहीं आएंगे और उनके ऑफिस जाने से पहले खादमा पूरे फर्श को गीला कपड़ा मार के साफ कर चुकी होगी। अब मुझे ज़मीन खोदने के लिए किसी औजार की ज़रूरत थी, ख्वाह बलोहे की सलाह ही क्यों ना हो। अकबी हिस्से में दीवार के साथ बागबानी के आलात मौजूद थे। मैंने सिर्फ एक खुरपी ली और सर्वेंट क्वार्टर के पीछे चला गया। नरम ज़मीन तलाश करने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई। शायद पहले किसी ने इस हिस्से में धनिया पुदीना वगैरह काश किया था। छोटी छोटी क्यारियों में अब सिर्फ घास रह गई थी या टमाटर के पुराने बेसमर पौधे। मैंने पूरी एहतियात के साथ ज़मीन खोदनी शुरू की। 1 फुट गहरा गड़ा लंबाई में ड्यूड़ा और चौड़ाई में तकरीबन उतना ही था। प्लास्टिक शीट के कफन में लिपटे हुए ट्रांसमीटर को उस लहद में उतार के मैंने मट्टी बराबर की और पैरों से दबा के ऊपर खुश्क पत्ते बिखेर दिए। अब नीचे की नम आलूद मट्टी सुबह सूरज तुलू होने के बाद 1 घंटे में बाकी जमीन से अलग नजर नहीं आ सकती थी। अपने काम से फारिग होकर मैंने उस जगह की निशानी तलाश की। सर्वेंट क्वार्टर की अकबी दीवार के किनारे से ये 15वीं ईंट के सामने की जगह थी, दीवार से 4 फुट के अमूदी फासले पर। खुरपी को साफ करके अपनी जगह रखने के बाद मैं क्वार्टर में वापस आया तो रात के 3 बज रहे थे। मैं इत्मीनान से बाथरूम में गया और हाथों को धोकर साफ किया। बाथरूम की रोशनी में जूतों और कपड़ों पर से मट्टी झाड़ी। अब किसी के जाग उठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को किसी का सोते से उठकर बाथरूम जाना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। तौलिए से हाथ साफ करके कमरे में वापस पहुंचने तक मैं बहुत मुतमईन और खुश था। जो चीज़ मैंने हासिल की थी वो बेहद कारामद थी, किसी मरहले पर पैगाम रसानी का बेहतरीन जरिया साबित हो सकती थी और बिल्कुल नायाब थी। मुझ पर किसी के शक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। चोरी को उन्हीं से मंसूब किया जाएगा जो गायबाना मुजरिम थे। रिजवी साहब एक मुंतकी नतीजा ये अखज़ करेंगे कि ट्रांसमीटर की नशरियात का सिलसिला मुनक़ते होते ही वो समझ गए होंगे कि ये फ़नी खराबी का नतीजा नहीं, उनके आलात बरामद कर लिए गए हैं और वह तस्दीक के लिए आए होंगे। तो घर की तलाशी के दौरान उन्हें मतलूबा चीज़ साफ सामने रखी हुई मिल गई होगी। वो खुद को कसूरवार समझेंगे कि उन्होंने ऐसी चीज़ को बाहिफाजत मुकफ़ल करके क्यों नहीं रखा, और फिर शामत आएगी नौकरों की जिसने कुंडी खुली छोड़ दी, या संतरी की जो हराम खोरी के बायस सोता रह गया। ताम डांट डपट से ज्यादा उनको सजा नहीं मिलेगी। वातन कसम खाने को तैयार हो जाएंगे कि उनसे कोई गफलत नहीं हुई। वैसे आदमी खता का पुतला है, इतना तो रिजवी साहब भी समझते हैं।
कमरे में कदम रखते ही मेरी नजर मोहसिन के बिस्तर पर गई। मेरे दिन को झटका सा लगा और मेरे कदम रुक गए। ये मेरी नजरों का धोखा नहीं, मोहसिन का बिस्तर वाकई ही खाली पड़ा हुआ था। उसके चप्पल मौजूद थे मगर जूते नहीं थे। वो कहाँ जा सकता है? मेरे बिस्तर पर बैठ के सोचा कि उसके ज़हन में भी ये ख्याल आ सकता है कि एक ट्रांसमीटर हासिल करने का ये मुनासिब तरीन मौका है। नहीं, अगर वो भी इसी नीयत से निकला होता तो अब तक ज़रूर लौट आया होता। अगर इत्तेफाक से मैं और वो कोठी के अंदर नहीं मिले थे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट बाद उसको लौट आना चाहिए था। यह नामुमकिन है कि वो अभी तक कोठी के एक कमरे में घूमता फिर रहा हो। मैंने ट्रांसमीटर को दफन करने में आधा घंटा तो लगाया ही था। मुझे गायब पाके उसका हैरान होना और मेरी वापसी का इंतज़ार करना लाजमी था। मुझसे छुप के वो और कहाँ जा सकता है? एक जगह, सिर्फ एक जगह, किसी गैबी आवाज़ ने कहा। उसके पास भरा हुआ रिवाल्वर भी है। वो अपनी बहन को जिंदा रखने का हक हासिल करने जा सकता है। हो सकता है उसको वो आज रात ही कत्ल कर दे तो क्या अजब है। उसकी जज्बाती कैफियत का बहरान खतरनाक था। इस ख्याल ने मुझे खौफजदा कर दिया। हालांकि मैं खुद भी यही करना चाहता था मगर मैं मोहसिन को इसकी इजाज़त नहीं दे सकता था। चिराग दीन मेरा दुश्मन था और उसकी दुश्मनी मुझे विरसे में मिली थी। उसके नापाक वजूद को ख़त्म करने का हक पहले मुझे मिलना चाहिए था। मोहसिन का हक मेरे बाद आता है। वो चिराग दीन को उसके इरादे की सदा देना चाहता था। इसकी तकमील एक जान के ज़ियां का सबब बन सकती है।